गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति का टॉपिक प्रतिभूतियों का नामांकन एवं पारेषण, नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये आज आपको ई कंटेंट के माध्यम से हम अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हमने इसमें कंपनियों के प्रतिभूतियों का अंतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में अध्ययन किया था इसी अध्याय में अब अगला भाग है नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। सर्वप्रथम इसमें प्रतिभूतियों का नामांकन से क्या आशय है और किसे कहते हैं। नामांकन से आशय जब कोई प्रतिभूति अंशधारक अथवा अंशधारक अपनी स्वेच्छा से अपने नाम में अंकित प्रतिभूतियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति के नाम में स्वामित्व का हस्तांतरण कर देता है अथवा नामांकित के रूप में उसका नाम विधिवत रूप से लिखवा देता है तो उसे हम नामांकन कहते हैं। नॉमिनेशन अर्थात नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की एक उम्र निर्धारित है, व्यक्ति को अंत में लोक गमन को जाना ही पड़ता है अर्थात स्वर्गवास होता है, तो उस दशा में उसके नाम में जो भी प्रतिभूति या अथवा शेयर्स होते हैं उन शेयर्स का उत्तराधिकारी के रूप में उसका नाम उस उत्तराधिकारी के रजिस्टर में विधिवत रूप से स्वामित्व का हस्तांतरण करके चढ़वा देने की प्रक्रिया को ही नामांकन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे बैंक में अपन खाता खोलते हैं तो बैंक में खाता खोलने के साथ ही एक नॉमिनेशन फार्म भरा जाता है, नामांकित का नाम लिखा जाता है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उस व्यक्ति का पैसा उस नामांकित को मिलता है। इसलिए नामांकन एक फिर ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने स्वेच्छा से व्यक्ति जीते जी अपने नाम में अंकित प्रतिभूतियों को उत्तराधिकारी के रूप में उस व्यक्ति का नाम लिखवा जाता है जिसके नाम में उसको उस प्रतिभूतियों का स्वामित्व का हस्तांतरण करना है। इसे ही हम नॉमिनेशन कहते हैं। दूसरा इसमें है पारेषण का अर्थ, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। पारेषण क्या है? पारेषण जब प्रतिभूतियों के स्वामित्व का हस्तांतरण अथवा अंतरण किसी कानून के लागू होने के कारण होता है तो उसे हम प्रतिभूतियों का पारेषण अथवा हस्तांकन कहते हैं। ऐसा पारेषण अथवा हस्तांकन निम्नलिखित दशा में हो सकता है: किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर और किसी सदस्य के पागल हो जाने पर उसकी प्रतिभूतियों का पारेषण उसके वैधानिक उत्तराधिकारी प्रतिभूति को कानून के द्वारा किया जाता है। वैसे तो क्या इन दोनों में समानता है, तो क्योंकि दोनों ही दशाओं में प्रतिभूतियों का अंतरण या हस्तांतरण होता है, लेकिन दशाएं अलग अलग होने की वजह से पारेषण क्या है कि कानून के लागू होने के कारण उत्पन्न होने के कारण होता है, जबकि अंतरण अपने स्वेच्छा से किया जाता है। अब प्रतिभूतियों से के नामांकन से संबंधित कुछ प्रावधान बताए गए हैं। उनमें कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं। प्रतिभूतियों के धारकों को अपना नामांकित नियुक्त करने का अधिकार होता है। अतः नामांकन से संबंधित कुछ प्रावधान निम्नानुसार। पहला प्रावधान है इसमें
प्रत्येक प्रतिभूतिधारी का अधिकार। प्रत्येक प्रतिभूतिधारी कभी भी अपनी प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित विधि फार्म नंबर SS-13 में से नामांकन कर सकता है। प्रतिभूति धारक की मृत्यु की दशा में उसकी प्रतिभूतियां उस नामांकित में निहित होंगी। दूसरा है इसका प्रावधान संयुक्त प्रतिभूति धारकों द्वारा नामांकन। यदि किसी कंपनी की प्रतिभूतियां एक से अधिक व्यक्तियों के नाम में हैं अर्थात संयुक्त नाम में हैं, तो वे सभी संयुक्त प्रतिभूति धारक एक साथ निर्धारित विधि से किसी भी व्यक्ति को नामांकित फार्म संख्या SS-13 में कर सकते हैं। ऐसे में सभी संयुक्त प्रतिभूति धारकों की मृत्यु की दशा में वे प्रतिभूतियां उस नामांकित व्यक्ति में निहित होंगी। तीसरा प्रावधान है प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर में नामांकन का उल्लेख। नामांकन फार्म की प्राप्ति पर कंपनी इसका उल्लेख प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर धारा 88 के अधीन रखे गए रजिस्टर के में इसका उल्लेखित करेगी। चौथा प्रावधान है इसका 2 माह में अभिलेखों में उल्लेख। कंपनी को नामांकन आवेदन का अभिलेखों में उल्लेख नामांकन फार्म को प्राप्त करने की तिथि से 2 माह के भीतर करना होगा। कंपनी ऐसा तभी करेगी जबकि फार्म नंबर SS-13 विधिवत रूप से पूर्ण किया हुआ है तथा प्रतिभूति धारक अथवा धारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ है। तब वो 2 माह के अंतर्गत उस अपने प्रतिभूतियों के अभिलेखों में उसका नाम का उल्लेख किया जाएगा। 5वां इससे प्रावधान है नामांकन का निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन। कोई भी प्रतिभूति धारक अपने द्वारा किए गए नामांकन को कभी भी निरस्त कर सकता है अथवा नामांकित व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। इस हेतु प्रतिभूति धारक को ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन की सूचना फार्म नंबर SS-14 या 14 में देनी होती है। नामांकन का निरस्तीकरण परिवर्तन का प्रभाव उसी तिथि से होगा जिस तिथि को ऐसे परिवर्तन निरस्तीकरण की सूचना कंपनी को प्राप्त होगी। अगला इसमें छठा प्रावधान है नामांकित का पूर्ण अधिकार। नामांकित का पूर्ण अधिकार। नामांकित करने वाले प्रतिभूतिधारी सभी प्रतिभूतिधारियों की मृत्यु के उपरांत नामांकित को कंपनी में उसके या उनके द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियों पर पूर्ण एवं बिना किसी शर्त के अधिकार हुआ। परंतु उसको यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि उसने या उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व नामांकन को निरस्त या परिवर्तित नहीं किया हो। नामांकित का यह अधिकार तब भी वैध होता है चाहे तत्समय लागू किसी अधिनियम में अथवा किसी वसीयत या अन्य प्रकार के विलेख में उन प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अन्यथा बात ही क्यों ना लिखी हो। इस तरह से नामांकित जिसका नाम लिखा गया है और उसका परिवर्तन का SS-14 फार्म अगर नहीं भरा गया है तो नामांकित का पूर्ण अधिकार उनकी प्रतिभूतियों पर होता है। अगला इसमें प्रावधान है अवयस्क नामांकित। यदि नामांकित अवयस्क है यानी माइनर है अर्थात 18 साल से कम है तो प्रतिभूति धारक किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति अवयस्क के आवश्यकता काल में उसकी अवयस्क की मृत्यु होने पर अवयस्क की ओर से उसकी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रतिभूति धारक फार्म नंबर SS-13 में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। इस तरह से ये 7 प्रमुख प्रावधान प्रतिभूतियों के नामांकन से संबंधित ये हैं और इनका पालन प्रत्येक कंपनी को और प्रतिभूति धारक को करना पड़ता है जिसके तहत नामांकन किया जाना है। अब इसके बाद है प्रतिभूति धारकों के नामांकितों के कुछ अधिकार हैं
उनमें है प्रतिभूति धारक के रूप में पंजीयन कराने का अधिकार है उसको, नामांकित को। दूसरा है प्रतिभूतियों के अंतरण का अधिकार मिल जाता है, अगर वो किसी को नाम में अपने उन प्रतिभूतियों का अंतरण करना चाहे तो कर सकता है। और सभी लाभांश हितों पर भी अधिकार है उसका, यानी सभी जितने भी कंपनी के लाभांश उन प्रतिभूतियों पर मिलते हैं या लाभांश मिलता है या कोई भी हित मिलता है तो उस सब का अधिकार उस नामांकित को प्राप्त होता है। अगला इसमें टॉपिक में बताया गया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण एवं पारेषण में क्या अंतर है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। सामान्यतः प्रतिभूति का अंतरण तथा पारेषण दोनों में ही प्रतिभूतियों का अंतरण होता है, किंतु फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। ये अंतर निम्नलिखित इस तालिका के द्वारा ये समझाया गया है। सबसे पहले इसमें तालिका का बताया गया अंतर का आधार है, दूसरा अंतरण और तीसरा पारेषण, इस तरह से। तो पहला है कारण, किस कारण से अंतरण और पारेषण होता है। अंतरण प्रतिभूतियों का अंतरण पक्षकारों की इच्छा से ही होता है, जबकि प्रतिभूतियों का पारेषण कानून के लागू होने के कारण होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होता है। दूसरा इसका अंतर का आधार है अनुबंध। प्रतिभूतियों का अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के मध्य किसी अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों का पारेषण किसी अनुबंध के अंतर्गत नहीं किया जाता है, क्योंकि वह कानून के लागू होने पर ही किया जाता है, इसलिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। औपचारिकताओं, प्रतिभूतियों का अंतरण में कई कानूनी एवं कार्यालयीय औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है तथा अंतरण प्रलेख के माध्यम से अंतरण होता है, जबकि इसमें पारेषण में बहुत ही कम औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। पारेषण के लिए दावा करने वाले व्यक्ति को लिखित सूचना के साथ मृत्यु का प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत करने पड़ते हैं। चौथा अंतर का आधार है प्रतिफल। अंशों के अंतरण में प्रतिफल अवश्य होता है, जबकि प्रतिभूतियों का पारेषण बिना प्रतिफल के होता है, क्योंकि उसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा इसका आधार है अंतर का मुद्रांक, स्टाम्प अर्थात स्टाम्प। प्रतिभूतियों के अंतरण के समय अंतरण प्रलेख पर मुद्रांक लगाने पड़ते हैं, क्योंकि प्रतिभूतियां प्रतिफल के बदले अंतरित की जाती हैं, जबकि प्रतिभूतियों के पारेषण पर मुद्रांक नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है। अगला इसका अंतर का आधार है परिस्थिति। किन परिस्थितियों में ये अंतरण और पारेषण किया जाता है। अंतरण किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, जब तक कि कंपनी ने अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंध नहीं लगा रखा हो। प्रतिभूतियों का पारेषण अंशधारी की मृत्यु, दिवालियापन तथा पागलपन होने की दशा में ही किया जा सकता है, अर्थात ये कानून के द्वारा निम्नलिखित अगर ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो ही इसका पारेषण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला इसका अंतर का आधार है ग्रहणाधिकार, लियन यानी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं पारेषण करने पर कंपनी के ग्रहणाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके में ये बताया गया है। तो प्रतिभूतियों का अंतरण स्वीकार कर लेने के बाद कंपनी का प्रतिभूतियों पर से ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है, जबकि प्रतिभूतियों के पारेषण की दशा में प्रतिभूतियों पर कंपनी के ग्रहणाधिकार पर कोई आंच नहीं आती है, अर्थात कंपनी का ग्रहणाधिकार जैसे पहले था पारेषण से पहले और पारेषण के बाद वह ऐसा ही बना रहता है, अर्थात उसमें ग्रहणाधिकार बना रहता है।
अगला एक आधार बताया गया है प्रतिबंध। कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है तथा उन प्रतिबंधों के अनुसार अंतरण को अस्वीकार कर सकती है, जबकि कोई भी कंपनी प्रतिभूतियों के पारेषण से इनकार नहीं कर सकती है। इनकार नहीं करने का कारण यह है कि ये इन्फोर्समेंट बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा ये लागू होता है पारेषण, इसलिए कंपनी इसमें कोई दखल नहीं कर सकती है अर्थात प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। अगला एक आधार और बताया गया है व्यक्ति। प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को प्रतिफल के बदले किया जा सकता है, जबकि प्रतिभूतियों का पारेषण केवल वैधानिक उत्तराधिकारी, वैधानिक प्रतिनिधि, नामांकित तथा राजकीय प्रापक अथवा निस्तारक को ही किया जा सकता है। इस तरह से ये निम्नलिखित जो कारण हैं ये अंतर के आधार हैं और इनको इसमें समझाया गया है। आज हमने इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रतिभूतियों का नामांकन, ए नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में अध्ययन किया, जिसमें नामांकन का क्या अर्थ है, पारेषण का क्या अर्थ है, पारेषण किन दशाओं में किया जाता है और प्रतिभूतियों के नामांकन से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं वो बताए गए हैं और अंत में प्रतिभूतियों के अंतरण तथा पारेषण यानी में अंतर बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ाया गया है। धन्यवाद।